हमारा आज का वीडियो कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 रंजन कला पेंटिंग के सैंपल पेपर को हल करने वाले हैं, जिसको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 का नाम दिया गया है। और यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर ये दिया गया है, वहाँ से हमने लिया है। इस पेपर को आज हम हल करने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि यह पेपर पेंटिंग के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को देखकर ही आप परीक्षा देने जाएं। कुछ वर्ष पहले तक पेंटिंग में थ्योरी का लिखित प्रश्न पत्र नहीं आता था, केवल चित्र बनाने को आता था। लेकिन अब 30 नंबर का मैक्सिमम मार्क 30 मार्क का आपका रिटर्न भी इसमें पूछा गया है। प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का है और इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों हेतु जो अंक हैं वो उनके सामने ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका समुचित उत्तर दीजिए। उचित उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या जो पहला प्रश्न संख्या 1 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प यानी कि 4 उत्तर आपको दिए रहेंगे। सही उत्तर आपको छांटना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से 4 तक आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिसका एक निश्चित उत्तर होगा। और प्रश्न संख्या 5 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 13 तक थोड़ा बड़े उत्तर प्रश्न है, मतलब दीर्घ उत्तर है। इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। किसी किसी प्रश्न में अथवा करके भी प्रश्न दिया गया है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का क है, पोत के उदाहरण कौन से हैं? पोत आप अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर के एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचर्स। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी पेपर दिया होगा और हिंदी में भी आपको पेपर दिया होगा। आप दोनों कुछ शब्द जो हिंदी में समझ ना आए आप अंग्रेजी में देख सकते हैं और अंग्रेजी में समझ में ना आए तो हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 उत्तर आपको दिए हैं, खुरदरा व नर्म, चमकीला, गहरा काला, शांत। तो आपको सही उत्तर जो है इसका खुरदरा और नर्म, ये पहले वाला उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। दूसरा इसका पहले का खा आता, यदि पेंसिल पर एच कठोरता का प्रतीक है तो 2B और 8B क्या दर्शाता है? 4 उत्तर आपके विकल्प आपके सामने हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है वो कालेपन का बढ़ता क्रम दर्शाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का ग है, यक्ष यक्षी की मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है, नृत्यांगना का माध्यम क्या है, वो किससे बनी हुई है? तो वो बनी है कांस्य से। कांस्य, ये 4th वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 से जो है निश्चित उत्तर, ये प्रश्न बताया है निश्चित उत्तर है। तो पूरक या विरोधी रंग के संबंध में बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? तो वो रंग होगा पीला। कौन सा रंग होगा? पीला। तो आपको तो एक निश्चित उत्तर लिखना है कि पीला, लेकिन अगर आपको मैं समझाने के लिए बोलूं तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बैंगनी जो पर्पल जिसको बोलते हैं का विरोधी रंग पीला येलो होता है। रंग चक्र कलर व्हील में जो रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं वे एक दूसरे के विरोधी रंग कहलाते हैं। तो बैंगनी का पूरक रंग पीला होता है। क्योंकि ये दोनों रंग एक दूसरे को सबसे अधिक संतुलित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वाश का संबंध किस रंग तकनीक से है? कौन सी कलर टेक्निक है? तो इसको बोलते हैं आप जल रंग तकनीक। क्या बोलते हैं? वाटर कलर टेक्निक। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं
कि वॉश तकनीक में पानी और रंग को मिलाकर एक हल्का गाढ़ा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यह विशेष रूप से वाटर कलर पेंटिंग में उपयोग की जाती है, जिससे चित्र में गहराई और मुलायम प्रभाव आता है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि नीचे एक चित्र दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने है। इस चित्र में किस कला शैली का प्रयोग किया गया है यह आपको बताना है। द पिक्चर गिवन बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट स्टाइल, कौन सी आर्ट स्टाइल का प्रयोग किया गया। ये पिक्चर आप देख लीजिए, पिक्चर आपके सामने है। कौन सी आर्ट स्टाइल का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसका एक निश्चित उत्तर हो जाएगा कि दिया गया चित्र मंडला आर्ट या अंग्रेजी में मंडाला आर्ट बोल सकते हैं आप, का एक उदाहरण है। बस यहां तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि मंडला आर्ट क्यों है, इसकी क्या विशेषता है। मंडला आर्ट एक ज्यामिति कला शैली है जिसमें संतुलित और घुमावदार पैटर्न होते हैं। यह आध्यात्मिक और ध्यान केंद्रित करने वाली कला मानी जाती है और मुख्य रूप से भारतीय और तिब्बती संस्कृति में ये कला शैली देखी जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, कला के तत्व कौन कौन से हैं। तो कला के 7 मुख्य तत्व हैं, वह आप लिख सकते हैं इनको कौन कौन से। एक तो रेखा, लाइन, चित्र की आकृति बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा है आकार, कला में ज्यामिति, ज्योमेट्रिक या जैविक ऑर्गेनिक रूप बनते हैं। थर्ड हो जाएगा रूप, फॉर्म, और चौथा हो जाएगा रंग, कलर। पांचवा नंबर आपका बनावट, टेक्सचर, और छठा स्थान, और सातवां हो जाएगा आपका तानव, वैल्यू, रंगों की हल्की और गहरी छायाएं बनाने के लिए। तो आप इनका केवल नाम भी लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, छोटा उत्तर लिखना है, तो आप केवल नाम इनके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गर्म व ठंडे रंग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये उत्तर हो जाएगा गर्म रंग। पहले आप जानिए, वार्म कलर। ये रंग ऊर्जा, गर्मजोशी और उत्साह का अनुभव कराते हैं। उदाहरण आप लाल, नारंगी, पीला। अब इनका प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इनका जो प्रयोग है गर्म रंग का, ये आपको सूरज के रंग, आग, फूलों के रेड कलर आपको दिख जाएंगे, तो ये गर्म रंग होते हैं। अब बात करते हैं ठंडे रंग। कूल कलर कौन से होते हैं। ये आपके ये रंग शांति, ठंडक और स्थिरता दर्शाते हैं। उदाहरण आप इसमें नीला, हरा, बैंगनी कलर आ जाते हैं। और इनका प्रयोग आप देखेंगे तो आपके समुद्र, आकाश, जंगल आदि में इन रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ड्राइंग में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। पहले नंबर पे आता है एच ग्रेड। एच ग्रेड यानी कि हार्ड पेंसिल कठोर ग्रेफाइट वाली होती हैं और हल्की रेखाएं बनाती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं H, 2H, 3H, 4H, 5H ऐसे हो सकती है ना। तो जितना बड़ा नंबर उतनी हल्की रेखाएं, इसका मतलब समझिए। अब दूसरे नंबर पर आती हैं बी ग्रेड बोल्ड पेंसिल, जिनको बोल सकते हैं। मुलायम ग्रेफाइट होती है, गहरी और गाढ़ी रेखाएं बनाती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं B, 2B, 3B, 4B, 5B, 8B तक। तो जितना बड़ा नंबर उतनी गाढ़ी रेखाएं। थर्ड नंबर पे आती है HB और F ग्रेड की पेंसिल। तो संतुलित कठोरता वाली होती हैं, लेखन और स्केचिंग दोनों में उपयोगी हैं। उदाहरण आप HB पेंसिल या F1 पेंसिल इसको बोल सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि ड्राइंग पेंसिल में H और B किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ड्राइंग पेंसिल में H हार्डनेस मतलब कठोरता का प्रतीक है, जो हल्की और बारीक रेखाएं बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। जबकि B ब्लैकनेस कालेपन का प्रतीक है,
जो गहरी और मुलायम रेखा बनाने में सहायक होती हैं। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, एच पेंसिलें तकनीकी ड्राइंग और डिटेलिंग के लिए, जबकि बी पेंसिलें स्केचिंग और शेडिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। 8वां प्रश्न है, चित्रफलक की चित्रकला में क्या उपयोगिता है? तो चित्रफलक ईजल जो है चित्रकला में कैनवास या ड्राइंग बोर्ड को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह चित्र को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे कलाकार को सही ऊंचाई और कोण पर कार्य करने में सुविधा मिलती है। साथ ही यह बेहतर दृष्टिकोण, रंगों के सही प्रवाह और चित्र के परिष्करण में सहायता करता है। इसी में अथवा करके प्रश्न है, या तो आप उसको कीजिए या इसको कीजिए। चित्रकला के 5 प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? तो चित्रकला के 5 प्रमुख उपकरण हैं। तो इसमें पहला उपकरण है ब्रश। विभिन्न प्रकार के ब्रश पेंटिंग में उपयोग किए जाते हैं, जैसे गोल, सपाट, फाइन ब्रश। दूसरा उपकरण हो सकता है आपके रंग, पेंट्स, जल रंग जिनको वाटर कलर्स बोलते हैं, एक्रेलिक कलर हो गए, तेल रंग हो गए, तो आदि चित्रकला में उपयोग किए जाते हैं। फिर आपका अगला उपकरण हो गया पैलेट। रंगों को मिलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लेट या सतह को पैलेट बोलते हैं। फिर होता है चित्रफलक ईजल। कैनवास या कागज को सहारा देने के लिए एक बड़ा सा स्टैंड मान सकते हैं आप। और आवश्यक उपकरण हो जाएगा आपका कैनवास या कागज, जिस सतह पर चित्र बनाया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 9 है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र में बुद्ध की मुद्रा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चीज आप नोट करके रखिए कि पद्मपाणि, जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है, वो अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस चित्र में बोधिसत्व को एक शांत, सौम्य और ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाया गया है। और क्या है, उनके हाथ में पद्म, कमल होता है, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी बड़ी और करुणामयी आंखें गहरी आध्यात्मिकता और दयालुता को दर्शाती हैं। और चित्रण में जो चेहरे की भाव भंगिमाएं हैं वो अत्यंत सहज और प्रभावशाली होती हैं, जो भारतीय कला की सूक्ष्मता को दर्शाती हैं। उनके आभूषण और वस्त्र अत्यंत सुंदर और अलंकरण से युक्त हैं, जो उन्हें दिव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदना पेंटिंग्स में मंदना का क्या अर्थ है? इन चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मंदना पेंटिंग जो होती है, मंदना पेंटिंग में मंदना का अर्थ सजावट या अलंकरण होता है, मतलब सजाना। यह मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, जिसमें दीवारों और आंगनों पर आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चूना सफेद रंग हो गया, गेरू लाल रंग हो गया, काली मिट्टी से काला रंग हो गया, या काजल से रंग हो सकता है, या हल्दी से पीला रंग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये चित्र बनाए जाते हैं। अब आपके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब थोड़ा बड़ा उत्तर होगा। ऋषि वात्स्यायन द्वारा विरचित कामसूत्र के अनुसार चित्र षडंगम मतलब आप जो 6 अंग, अर्थात चित्र के 6 अंगों की व्याख्या आपको करनी है। षडंगम का कौन से 6 अंग हैं, उनका आपको यहां वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऋषि वात्स्यायन द्वारा विरचित कामसूत्र के अनुसार चित्र षडंगम या चित्रकला के 6 अंग इस प्रकार हैं। पहला है रूप भेद।
दृश्य रूप का ज्ञान, इसमें चित्रकार को विभिन्न रूपों और आकारों की समझ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रमाण, सही माप और संरचना, इसमें चित्रकार को अनुपात, संतुलन और परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है भाव, भावनाओं और मनोदशाओं का चित्रण, इसमें चित्रकार को पात्रों के भावों को सही ढंग से व्यक्त करना आना चाहिए। चौथा पॉइंट हो जाएगा लावण्य योजना, कलात्मकता और सौंदर्य का समावेश करना, इसमें चित्रकार को चित्र में सुंदरता और आकर्षण पैदा करना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो जाएगा सादृश्य, समानता या यथार्थवाद, इसमें चित्रकार को वास्तविकता के करीब चित्र बनाना चाहिए। और छठा पॉइंट हो जाएगा वर्णिका भंग, रंगों का उपयोग और मिश्रण, इसमें चित्रकार को रंगों का सही उपयोग और मिश्रण करना चाहिए ताकि चित्र जीवंत लगे। इस प्रश्न में अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप इस वाले को कर सकते हैं। कला के प्रचलित सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि कला के सिद्धांत वे विचार होते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कला क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और वह समाज व व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है। समय के साथ साथ अलग अलग विद्वानों ने कला को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए। नीचे कुछ हम प्रमुख सिद्धांत दे रहे हैं, उनको आप देखिए। जो पहला सिद्धांत है वो है अनुकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कला असली दुनिया की नकल अनुकरण करना होती है और इसमें प्लेटो ने इसे केवल एक छाया मात्र माना, जबकि अरस्तु ने इसे सृजनात्मक और सुंदर अनुकरण बताया। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो हैं चित्रकला और मूर्तिकला जो असली चीजों को दर्शाती है। दूसरा हो जाता है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कला कलाकार की भावनाओं और अनुभवों को दर्शाती है। इसमें एक कलाकार अपने मन की बातें कला के माध्यम से प्रकट करता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं ऐसी पेंटिंग जो किसी व्यक्ति की खुशी और दुख या गुस्से को दिखाए। थर्ड इसका सिद्धांत हो सकता है रूपवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कला की खूबसूरती उसके रंग, रेखाओं और आकार में होती है, ना कि उसकी कहानी में। यह सिद्धांत कहता है कि कला को देखने में सुंदर होना चाहिए, चाहे वह असली चीज से मिलती जुलती हो या नहीं। इसके उदाहरण हो सकते हैं अमूर्त चित्रकला, जिसमें कि अलग अलग रंग और आकार होते हैं। कला का एक और सिद्धांत मिलता है प्रयोजन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कला केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना भी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कई कलाकार अपने चित्रों और कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को दिखाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं राजनीतिक पोस्टर जो समाज में जागरूकता फैलाते हैं। एक और सिद्धांत आपके सामने सौंदर्य शास्त्रवाद। इस सिद्धांत के अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य सुंदरता को दिखाना होता है। तो कला को नैतिकता, उपयोगिता या समाज से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, यह सिद्धांत कहता है। उदाहरण इसके हो सकते हैं सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आकर्षक मानव आकृतियों पर बनी पेंटिंग। एक और सिद्धांत छठे नंबर पे आता है उत्तर आधुनिकतावाद। यह सिद्धांत पुराने नियमों को तोड़ता है और नए विचारों को अपनाने की बात करता है। इस सिद्धांत में अलग अलग संस्कृतियों और नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण डिजिटल आर्ट, जिसमें कंप्यूटर से बनाई गई कलाकृतियां शामिल होती हैं। अब हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि कला को देखने और समझने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कला असली चीजों की नकल होनी चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ भावनाओं को दिखाने का जरिया है। कुछ इसे सुंदरता से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे समाज में बदलाव लाने का माध्यम मानते हैं। आज की दुनिया में इन सभी सिद्धांतों का मिश्रण देखने को मिलता है,
जिससे कला का दायरा और भी अधिक बड़ा हो गया है। प्रश्न संख्या 12 है, पेंट ब्रश का चित्र सहित उसके भागों के नाम, उनका उपयोग व महत्व लिखिए। तो इसमें पेंट ब्रश का आपको चित्र बनाने को आ सकता है। इस तरह से आपका पेंट ब्रश आप देख रही है, पेंट का ब्रश है और इसमें यहाँ पर आपका ब्रिसल्स, इस भाग को ब्रिसल्स बोला गया है। ये इसका पेरूल है, ये क्रिम्प है और ये इसका हैंडल है। तो इस तरह से आप अलग अलग भागों को दिखाते हुए ब्रश का एक चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने के साथ ही उसके भागों के नाम लिख करके उनका महत्व भी बताना है। तो पहला जो भाग है वो है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स यह जो है पेंट ब्रश का प्रमुख भाग होता है। ये जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें रेशमी या सिंथेटिक बाल होते हैं। ब्रिसल्स पेंट को सतह पर फैलाने और उकेरने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनकी लंबाई और सख्ताई कला के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरा जो पार्ट है वो है फेरूल। फेरूल जो है यह धातु या प्लास्टिक का भाग होता है जो ब्रश के सिर, ब्रिसल्स और हैंडल को जोड़ता है। फेरूल ब्रिसल्स को स्थिर और मजबूती से पकड़ता है जिससे ब्रश का सिर टूटता नहीं है और उसकी संरचना बनाए रखता है। यह बारीक काम करते समय पेन की तरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पार्ट जो है वो है क्रिम्प। क्रिम्प ब्रश का दबा हुआ हिस्सा है जो इसे हैंडल से मजबूती से जोड़कर रखता है। फिर अगला पार्ट है हैंडल। पेंट ब्रश का लंबा हिस्सा जो कलाकार के हाथों में पकड़ने के लिए होता है। यह लकड़ी, प्लास्टिक या धातु से बना हो सकता है। हैंडल का आकार और वजन ब्रश की पकड़ और नियंत्रण को प्रभावित करता है। इसी में अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है। अगर आपको वो चित्र बनाना नहीं आता या आप उसके बारे में, पार्ट्स के बारे में नहीं जानते, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। पोस्टर रंग तकनीकी पर प्रचलित पारंपरिक तकनीकी पर लेख लिखिए तथा पोस्टर रंग तकनीक में नवीनता लाने हेतु क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पोस्टर रंग तकनीक चित्रकला की एक प्रमुख विधा है जिसमें जल आधारित रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह टेक्निक जो है, ये जो तकनीक है, मुख्यतः पोस्टर, विज्ञापन, बैनर और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती है। पोस्टर रंगों की खासियत यह है कि ये जल्दी सूखते हैं, गाढ़े और चमकदार होते हैं तथा इन्हें मोटे ब्रश या स्प्रे की तकनीक से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं पारंपरिक तकनीक। पारंपरिक तकनीक जो है रूप से पोस्टर रंग तकनीक में निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता रहा है। पहला आता है आपका ब्रश टेक्निक, ब्रश तकनीक। मोटे ब्रश से गाढ़े रंगों का प्रयोग कर चित्रण किया जाता है। दूसरा आता है स्पंज टेक्निक। रंगों को स्पंज की सहायता से कागज या कैनवास पर फैलाया जाता है। थर्ड आता है इसमें स्टेंसिल तकनीक। किसी विशेष आकृति या डिजाइन को स्टेंसिल की मदद से उकेरा जाता है। या फिर चौथा आता है स्प्रे तकनीक। इसमें क्या होता है, रंगों को स्प्रे गन या एयर ब्रश से छिड़का जाता है जिससे सुंदर ग्रेडियंट और धुंधले प्रभाव बनाए जा सकते हैं। पांचवें नंबर पर जो टेक्निक आती है हमारी, लेयरिंग टेक्निक आती है। एक के ऊपर एक परत चढ़ाकर गहराई और प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। अब पोस्टर रंग तकनीक में नवीनता लाने हेतु नए प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। आज के समय में पोस्टर रंग तकनीक में कई नवीन प्रयोग किए जा सकते हैं जो इसे आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे हम बात करेंगे डिजिटल एवं पारंपरिक कला का मिश्रण कर सकते हैं। तो डिजिटल तकनीकों के साथ पोस्टर रंगों को मिलाकर हाइब्रिड आर्ट तैयार की जा सकती है। दूसरा यहाँ पर आता है नियॉन और
फ्लोरोसेंट रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। तो रात में चमकने वाले फ्लोरोसेंट रंगों का उपयोग करके आकर्षक पोस्टर बनाए जा सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आ जाएगा टेक्सचर्ड सतहों का उपयोग। पारंपरिक कागज के बजाय विभिन्न प्रकार की सतहों जैसे कैनवास, लकड़ी या प्लास्टिक पर पोस्टर रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा हम कर सकते हैं इको फ्रेंडली पोस्टर रंग का प्रयोग। पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक या बायोडिग्रेडेबल रंगों का विकास और उपयोग किया जा सकता है। और पांचवें नंबर पे हम कर सकते हैं 3D इफेक्ट और मिक्स मीडिया टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टर रंगों को अन्य माध्यमों जैसे कि तेल रंग, एक्रेलिक या कोलाज के साथ मिलाकर नए प्रयोग किए जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम स्मार्ट पोस्टर और इंटरैक्टिव एलिमेंट जैसे कि आपका QR कोड या संवर्धित वास्तविकता टेक्निक को पोस्टर कला में शामिल कर डिजिटल अनुभव को जोड़ा जा सकता है। और ग्लो इन द डार्क थर्मोक्रोमिक रंगों का उपयोग कर सकते हैं जो तापमान के अनुसार रंग बदल सकते हैं या अंधेरे में चमकते हैं। ऐसे रंगों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि पोस्टर रंग तकनीक एक पारंपरिक विधा होते हुए भी लगातार विकसित हो रही है। नवीन तकनीकों और रचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से इसे और भी अधिक प्रभावशाली और आधुनिक बनाया जा सकता है। और पर्यावरण अनुकूल रंगों, डिजिटल प्रभावों और नई सतहों के उपयोग से पोस्टर रंग तकनीक को एक नया आयाम दिया जा सकता है। पेपर के अंतिम प्रश्न पे हम चलते हैं। अल्पना एवं मधुबनी पेंटिंग में क्या अंतर है? विस्तार पूर्वक समझाइए। 4 अंकों का यह प्रश्न विस्तार पूर्वक लिखने को आता है, तो बड़ा उत्तर हो गया। विस्तार पूर्वक मतलब बड़ा। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। अल्पना और मधुबनी पेंटिंग दोनों ही पारंपरिक भारतीय कला के रूप हैं, लेकिन वे अपनी उत्पत्ति, शैली और उद्देश्य में भिन्न हैं। तो उनमें क्या भिन्नता है उसको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति और क्षेत्र में भिन्नता देखते हैं। तो अल्पना यह पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है। यह आमतौर पर त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान घरों के आंगन और दीवारों पर बनाई जाती है। इसे बोलते हैं अल्पना। अब मधुबनी की बात करते हैं तो यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें धार्मिक और सामाजिक विषयों को दर्शाया जाता है। अब इसकी शैली और तकनीक में क्या अंतर है उसको देखते हैं। अल्पना में यह आमतौर पर चावल के आटे के घोल से बनाई जाती है। इसमें ज्यामितीय आकृतियों, फूलों और पत्तियों जैसी प्रतीकात्मक रूपांकनों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मधुबनी की। तो मधुबनी जो है यह प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है और इसमें रेखाचित्र और ज्यामिति पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इसमें देवी देवताओं, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं के दृश्यों को दर्शाया जाता है। अब दोनों के उद्देश्य और महत्व में क्या अंतर है? अल्पना का क्या उद्देश्य और महत्व है? यह आमतौर पर शुभ अवसरों पर बनाई जाती है और इसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करना है। मधुबनी के महत्व को देखते हैं तो मधुबनी यह कला धार्मिक और सामाजिक महत्व रखती है। इसमें मिथिला क्षेत्र की संस्कृति परंपराओं को दर्शाया जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसमें मुख्य अंतर क्या निकलकर सामने आता है? सबसे पहले हम विशेषता की बात करेंगे तो उत्पत्ति की। अल्पना पश्चिम बंगाल में उत्पत्ति हुई और मधुबनी की बिहार में उत्पत्ति हुई। बात करते हैं सामग्री की। तो अल्पना जो है वो चावल के आटा, इसमें सामग्री इस्तेमाल होती है और मधुबनी में प्राकृतिक रंग इस्तेमाल होते हैं। बात करते हैं शैली की। तो अल्पना में प्रतीकात्मक ज्यामिति शैली है और आपकी मधुबनी में रेखाचित्र, ज्यामिति और कथात्मक है। उद्देश्य में अंतर है। शुभ अवसरों पर सजावट के लिए ये अल्पना बनाई जाती है और जो मधुबनी है वो आपकी धार्मिक और सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए बनाई जाती है।
थोड़ी सी जानकारी और आप रखिए कि अल्पना को चौक पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है और मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग को 1975 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में कक्षा 10 पेंटिंग, जिसको रंजन कला बोलते हैं, पेंटिंग के सैंपल पेपर या बोल लीजिए मॉडल पेपर को यहाँ पर हमने देखा। तो ये पेपर का सैंपल है। इस तरह का पेपर उत्तराखंड बोर्ड में आपके पास पूछा जा सकता है, तो आप तैयारी के साथ जाएं। आपके परीक्षा के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।